नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीसीसी करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप? एक नई ऊर्जा के साथ आज आपके सामने वही टॉपिक जो हम बात कर रहे थे संविधान के भाग 2 के संदर्भ में। टॉपिक का नाम है आपके नागरिकता। इस सेशन से पहले 2 सेशन हमने और लिए छोटे छोटे, और इन दोनों जो क्लासें ली हमने उनमें हमने नागरिकता की सामान्य जानकारी के संदर्भ में चर्चा की। और चाहे भाग जो 2 हैं उस 2 में जितने भी आर्टिकल थे, आर्टिकल 5 से लगाकर 11 तक, उनके संदर्भ में मैंने पहले भी आपको बताए हैं। इनसे पहले जो सेशन लिया उनमें भी मैंने इसके संदर्भ में मैंने आपको पूर्ण जो आपके क्लियर किया है कि किस प्रकार उस समय की जो परिस्थितियां थी, तत्कालीन जो नागरिकता लोगों को दी गई, चाहे वो भारत के इंटरनल एरिया या आंतरिक क्षेत्र में रहने वाले लोग हो, या भारत के बाहरी विदेशी या पाकिस्तान के संदर्भ में जितने भी लोग हो, उस समय की परिस्थितियों को लेकर भारत के संविधान ने जो लोगों को नागरिकता दी, उनसे संबंधित जितने भी आर्टिकल थे 5 से 11, उनके संदर्भ में हमने विस्तार से चर्चा की। अब संशोधन जो हुए हैं भारतीय नागरिकता में, उन संशोधनों के माध्यम से वर्तमान जो नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या तरीके हैं और नागरिकता को किस प्रकार किन तरीकों से त्यागा जाता है, इन सब के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। इनसे पहले कल हमने जो भी आर्टिकल पढ़े हैं, जो भी अनुच्छेद कल के सेशन में हमने पढ़े हैं, उनका एक क्विक रिवीजन, एक आपके 10-15 मिनट इनके संदर्भ में हम जो हमने कल पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। रिवीजन करने से चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी, और आपको भी बार बार इनका रिवीजन करना है। और इनसे संबंधित जितनी भी जो आपके प्रावधान है, उस प्रावधानों को एक एक को जो है आपको समझना है और उसके संदर्भ में आपको जानकारी प्राप्त करनी। तो इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज की जो तीसरी क्लास है, उस तीसरी क्लास में हम कल जो हमने पढ़े थे, इन 2 सेशन में जो हमने आर्टिकल पढ़े थे उनके संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमने संविधान में आर्टिकल 5 पढ़ा था, और 5 से 11 तक आपके नागरिकता के संदर्भ में क्या करते हैं, संवैधानिक प्रावधान करते हैं। और इस आर्टिकल 5 में 3 बिंदु हमने पढ़े हैं कि 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रारंभ में किस प्रकार लोगों को नागरिकता दी गई, ये संविधान का आर्टिकल 5 इसका संवैधानिक प्रावधान करता है। और तीनों बिंदु हमने अच्छे से समझे हैं कि जिन व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है, उनको भारत की नागरिकता दे दी गई, और जिन व्यक्ति के माता या पिता में से किसी एक का भी जन्म भारत में हुआ है, उनको भी नागरिकता दे दी गई है संविधान के प्रारंभ में, संविधान लागू होने की तारीख से। ये दोनों शर्तों को पूरी नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति देश में संविधान लागू होने से पहले 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले यहाँ भारत में निवास कर रहा है, तो उस व्यक्ति को भी नागरिकता दे दी गई। ये तीनों प्रावधान हमने संविधान के आर्टिकल 5 में पढ़े, जो आपको उस समय किस प्रकार नागरिकता दी गई उनके संदर्भ में क्या रखना है, याद रखना है। तो ये संविधान का आर्टिकल 5 आपके सामने है। जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन हम बात करें मूल संविधान की, तो वे जो प्रावधान है उन सभी प्रावधानों के संदर्भ में हमने आर्टिकल 5 को समझा है। पहले भी मैंने कहा है और अब भी कह रहा हूं, इस आर्टिकल से संबंधित आपको 3 बिंदु क्या रखने हैं, याद रखने हैं, जन्म से। दूसरा बिंदु है आपके माता या पिता में से कोई भारतीय, और तीसरा है आपके 5 वर्ष वाली जो अवधि है, उस अवधि तक भारत में रहकर, उनसे पहले संविधान लागू होने से पहले भारत में रहकर आप भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। कल वाले सेशन में हमने चर्चा की थी संविधान के आर्टिकल 6 के संदर्भ में। और आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 जो ये प्रावधान करता है, संविधान का आर्टिकल 6 उन व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से कहाँ आए थे, भारत आए थे। विभाजन को लेकर यह आर्टिकल है। विभाजन हुआ 1947 में, और विभाजन के समय आपको पता है लाखों लोग
जो हैं आपके एक देश को छोड़कर दूसरे देश में या पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ रहे थे, भारत को छोड़कर कहाँ जा रहे थे, पाकिस्तान जा रहे थे, जो लोग पाकिस्तान को छोड़ के भारत आ रहे थे उनके संदर्भ में ये क्या करता है, प्रावधान करता है। ये उन प्रावधानों को लेकर जो विस्थापित जो लोग हुए उन विस्थापित लोगों के संदर्भ में क्या करता है, संवैधानिक प्रावधान करता है। और यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट है। जो लोग भारत को छोड़कर पाकिस्तान गए, अब वो लोग वापस आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या संवैधानिक प्रावधान किए, तो भारत के संविधान के आर्टिकल 6 में ये संवैधानिक प्रावधान किया गया कि जो लोग भारत को छोड़कर पाकिस्तान गए, अब वो वापस भारत के नागरिक बनना चाहते हैं या भारत की नागरिकता को प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भारत आ सकते हैं, लेकिन उनके माता पिता यदि वह खुद या उनके दादा दादी अविभाजित भारत में उनका क्या हुआ होना चाहिए, जन्म हुआ होना चाहिए। ये सबसे पहला प्रावधान पढ़ा हमने। और इन लोगों को नागरिकता कब तक दी जाएगी, तो एक डेट ऑफ परमिट जारी की थी 19 जुलाई 1948 आर्टिकल 6 में, और डेट ऑफ परमिट के पहले तक कोई व्यक्ति यदि भारत में आया है तो वह व्यक्ति भारत का क्या होगा, नागरिक होगा। और इसके बाद यदि कोई व्यक्ति भारत में आ रहा है तो उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। और आवेदन किसके पास करना पड़ेगा, एक अधिकारी के पास उनको क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। तो ये चीज भी आपको क्लियर रखनी है। 19 जुलाई 1948 ये तिथि इंपॉर्टेंट है। 19 जुलाई 1948 से पहले कोई व्यक्ति आ गया तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन कब दी जाएगी, उनका संबंध उनके माता पिता का जन्म या उनके दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ होना चाहिए। क्या 19 जुलाई 1948 के बाद में आने वाले लोग हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, तो बिल्कुल दी जाएगी, लेकिन उनको किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उनको आवेदन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा, और एक अधिकारी के समक्ष उनको आवेदन करना पड़ेगा। और आवेदन करने से पहले उनको 6 महीने कहाँ रहना पड़ेगा, इस भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद उसके आवेदन को स्वीकृति मिलेगी, और फिर इसके आवेदन को स्वीकृति कोई अधिकारी दे या ना दे इस पे कोई बाध्यता नहीं है। तो पाकिस्तान में जो गए और वापस भारत में आना चाहते हैं उनके संदर्भ में भी भारत ने रास्ता क्या रखा, खुला रखा। ये संविधान का आर्टिकल 6 कहता है। आर्टिकल 7 कहता है नागरिकता का ह्रास कैसे होगा, आपकी नागरिकता बर्खास्त कैसे कर दी जाएगी। और यहाँ पे तिथि जो इंपॉर्टेंट है वो हमने कल भी पढ़ा था, 1 मार्च 1947। जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के भूभाग को छोड़कर कहाँ चले गए, आपके पाकिस्तान चले गए, तो उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो सीधी सी बात है, क्लियर है कि आर्टिकल 6 से संबंधित जो डेट है वो है 19 जुलाई 1948, और 7 से संबंधित क्या डेट याद रखनी, 1 मार्च 1947। लेकिन अपवाद क्या है, क्या 1 मार्च 1947 के पश्चात कोई व्यक्ति गया उनको नागरिकता मिलेगी ही नहीं? उनको नागरिकता मिलेगी, लेकिन सीधे तौर पे उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। उनको भी क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा, और वह संविधान के आर्टिकल 6 के आधार पर नागरिकता प्राप्त करेगा। 6 का जो क्लोज नंबर 2 हमने पढ़ा है 19 जुलाई 1948 के पश्चात, उनके लिए यह समझा जाएगा कि 19 जुलाई 1948 के पश्चात इन्होंने भारत में क्या क्या है, वापिस लौट के आया है। तो 19 जुलाई 1948 और आर्टिकल 6 का जो क्लोज नंबर बी है या 2 है, इस प्रक्रिया से इनको गुजरना पड़ेगा। और आर्टिकल 6 का जो क्लोज नंबर 2 है वो क्या प्रक्रिया है, आप सबको पता है। वो प्रक्रिया किसकी है, आपके आवेदन की प्रक्रिया है। आवेदन की प्रक्रिया से इनको गुजरना पड़ेगा, तभी इनको क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। ये संविधान का आर्टिकल 7 वर्णन करता है। 6 कहता है कि जो पाकिस्तान को छोड़कर भारत आए उनके लिए क्या प्रावधान है, और 7 कहता है कि जो लोग भारत को छोड़कर पाकिस्तान गए हैं तो उनकी नागरिकता को भी क्या किया जा सकता है, उनका ह्रास किया जा सकता है। और लेकिन वह किस आधार पर, नोट वाली अपवाद वाली बात यह है कि 19 जुलाई 1948 के स्थिति के बाद आकर वह आवेदन करके यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। आर्टिकल 8 जो PIO के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान करता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के संदर्भ में क्या करता है, संवैधानिक प्रावधान करता है। यानी इसका सीधा अर्थ है भारतीय मूल के विदेशी नागरिक। ऐसे नागरिक जो भारत को छोड़कर बाहर गए, देखो 6-7 तो केवल प्रॉपर पाकिस्तान के लिए। क्या आर्टिकल 5, 6 और 7 इन तीनों आर्टिकलों का संवैधानिक प्रावधान करने से सभी भारतीय भूभाग में रहने वाले लोगों को नागरिकता मिल गई? नहीं मिली।
कुछ लोग जो विदेश चले गए हैं बहुत सालों पहले ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान, अब वो लोग भारत में आना चाहते हैं, क्या उनके लिए नागरिकता के मार्ग खुले रखे? तो उनके लिए भी खुले रखे। और क्या रखे? उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के जो विदेशी नागरिक हैं, जो PIO हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, अब वो कह रहे हैं कि हम भारत आना चाहते हैं, तो क्या वो भारत आ सकते हैं? तो बिल्कुल आ सकते हैं। उनके लिए क्या पात्रता तय की? उनके लिए क्या मानदंड तय किया? उनके लिए मानदंड तय किया कि कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी का जन्म कहाँ हुआ होना चाहिए? अविभाजित भारत के क्षेत्र में हुआ होना चाहिए। और यदि अविभाजित भारत में हुआ है और 1935 के परिभाषित अधिनियम में उनका जन्म हुआ है, तो वह व्यक्ति नागरिकता के लिए क्या है? पात्र हैं। ये विदेशी जो व्यक्ति हैं उनके संदर्भ में बात की जा रही है, और विदेशी नागरिकता उन्होंने प्राप्त कर ली है, लेकिन उनका वंश पहले कहाँ से था? उनके वंश का रिलेशन कहाँ से था? उनके पूर्वजों का रिलेशन कहाँ से था? भारत से था। वो भारतीय मूल के थे, भारतीय उद्भव के क्या थे? व्यक्ति थे। उनके लिए भी नागरिकता के मार्ग खुला रखा। लेकिन पात्रता मानदंड ये है कि अविभाजित भारत में उनके माता पिता का जन्म हुआ होना चाहिए। ये शर्त पूरी करने के बाद दूसरी शर्त ये है कि इन लोगों को भी किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? आवेदन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इनको भी पंजीकरण करवाना पड़ेगा। और पंजीकरण ये जो करवाएंगे वो किसके पास कराएंगे? ये जो राजदूत हैं, या प्रत्येक एक देश में आप सबको पता है भारत के दूतावास हैं। जैसे अमेरिका में भारत का दूतावास है, कनाडा में है, दक्षिण अफ्रीका में है। और अमेरिका, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के व्यक्ति यदि कोई भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो वह उस भारतीय दूतावास में क्या करेंगे? आवेदन करेंगे। और आवेदन की प्रक्रिया से इनको भी निकलना पड़ेगा। उसके बाद इनको क्या दी जाएगी? नागरिकता दी जाएगी। तो ये कुछ प्रावधान जो संविधान के आर्टिकल 7 में हमने चर्चा की थी, 9 में हमने चर्चा की थी कि जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता को प्राप्त कर लिया है तो उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी? स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि हमारा भारत का संविधान दोहरी नागरिकता पर क्या लगाता है? रोक लगाता है। ये संविधान का आर्टिकल 9 कहता है कि आपने अमेरिका की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है स्वेच्छा से, तो आपके भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भारत देश की नागरिकता के संदर्भ में ऐसे संवैधानिक प्रावधान है कि आप दो देशों की नागरिकता को एक साथ नहीं रख सकते हैं। तो ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। दोहरी नागरिकता पर रोक लगाने का काम करता है आर्टिकल 9। और यदि आपने दूसरी नागरिकता ले ली है तो आपकी जो नागरिकता है वो स्वतः ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। आपकी जो भारतीय जो नागरिकता है वो क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। तो ये जो बिंदु है दूसरा, ये भी आर्टिकल 9 के संदर्भ में हमने कल चर्चा की थी। आर्टिकल 10 कहता है कि भारतीय संविधान में जिन लोगों को संविधान के आर्टिकल 5 के तहत नागरिकता दी गई, जिन लोगों को 6 के तहत नागरिकता दी गई, जिन लोगों को 7 के तहत नागरिकता दी गई, और 8 और 9 के तहत जिन लोगों को नागरिकता प्रदान की गई, ऐसा ना हो कि भविष्य में संसद इन लोगों को जो नागरिकता दी गई, भारत के आंतरिक क्षेत्रों में रहने वाले या पाकिस्तान को जाने वाले लोग, उनको नागरिकता दी गई, या विदेशों से आने वाले लोगों को नागरिकता दी गई, तो संसद ऐसी विधि नहीं बनाएगी कि इनकी नागरिकता के जो अधिकार हैं, जो 26 जनवरी 1950 को जो उनके सिटीजनशिप, जो आपके राइट्स थे, उन सिटीजनशिप राइट्स, उन नागरिकता के अधिकारों को क्या कर दे? समाप्त कर दे, या उन नागरिकता के अधिकारों पर इनका कोई क्या करे? प्रभाव पड़े। इस प्रकार की विधि संसद नहीं बनाएगी। तो सीधी सी बात है, अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों के निरंतरता से क्या है? संबंधित हैं। और यह आर्टिकल 10 ये निश्चित करता है कि जो व्यक्ति संविधान के प्रारंभ या उसके तहत भारत के नागरिक माने जाते हैं, वे नागरिक बने रहेंगे जब तक कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधान अन्यथा न हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि प्रारंभ में जो नागरिकता दी गई वो नागरिकता, उनकी नागरिकता जो है वो क्या रहेगी? बनी रहेगी। इसके संदर्भ में भी चर्चा की। और लास्ट हमने चर्चा की थी संविधान के आर्टिकल 11 के संदर्भ में। और 11 जो संविधान का जो आर्टिकल 11 है, ये संसद को ये शक्ति देता है कि जो नागरिकता से संबंधित जो कानून उस समय बने तत्कालीन परिस्थितियों को लेकर, वही कानून नहीं रहेंगे। संसद जब चाहे साधारण बहुमत का प्रयोग करके इस भाग 2 में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। यानी संसद को यहाँ पे किसकी शक्ति दी? इस भाग में संशोधन की क्या दी? शक्ति दी। संसद को संशोधन की शक्ति प्रदान करने वाला जो आर्टिकल है नागरिकता से संबंधित, वो अंतिम अनुच्छेद है आपके 11। तो ये सारी चीजें हैं।
यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि भाग 2 और आर्टिकल जो 5 से 10 है उसमें जो नागरिकता के प्रावधान है वो अंतिम नहीं है। ऐसा नहीं कि 5 से 11 जो मूल संविधान में थे वो अंतिम है, यहाँ फिर इस पर कोई परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो गुंजाइश है, परिवर्तन होगा, और परिवर्तन हुए भी। 2019 में भी अमेंडमेंट एक्ट आप देख सकते हैं, और 1955 में नागरिकता का पहला संशोधन अधिनियम भारतीय संसद से क्या हुआ था, पारित हुआ था। इसमें भारत की संसद को यह विशेष अधिकार दिया गया है कि नागरिकता के अधिग्रहण, नागरिकता की समाप्ति और उससे जुड़े किसी भी अन्य मामले में विनियमित रेगुलेट करके उन पे क्या बना सकती हैं, कानून बना सकती हैं। और इसी आर्टिकल 11 का प्रयोग करते हुए भारत की संसद ने 1955 में आपके नागरिकता का पहला अधिनियम क्या किया था, पारित किया था। और हम देख सकते हैं अंतिम जो भारत में नागरिकता से संबंधित संशोधन अधिनियम है वो है आपके 2019, जो बहुत ज़्यादा विवादित रहा है। तो ये आर्टिकल 11 भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी अनुच्छेदों के संदर्भ में हमने पिछले सेशन में विस्तार से चर्चा की थी, तो एक रिवीजन के तौर पे हमने क्विक रिवीजन इनका क्या है। तो ये सारे आर्टिकल, इन आर्टिकलों में क्या प्रावधान है, एक जो है की वर्ड के रूप में आपके मस्तिष्क में ये सारे आर्टिकल एक लिस्ट के रूप में, एक सूची के रूप में आपको इनके संदर्भ में क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये जो उस समय की परिस्थितियों में किस प्रकार नागरिकता दी गई, इसको लेकर संवैधानिक प्रावधान करता है। और एक रास्ता भारत की संविधान सभा ने संसद के लिए खोला है, और वह रास्ता क्या है, इस भाग 2 में संशोधन करने का रास्ता। और इसी आर्टिकल 11 संसद को ये अधिकार देता है कि वह इसमें संशोधन कर इसमें क्या करे, सुधार करे। और वास्तव में भारत की संसद ने 1955 में, अब इसी के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे आगे, आज का बिंदु यही है, 1955 में अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए, अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए संसद ने कब, 1955 में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया। नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया। विधेयक पारित। अब इस नागरिकता संशोधन विधेयक में क्या प्रावधान थे? 1950, 26 जनवरी 1950 संविधान के प्रारंभ में तो इन सब के लिए संवैधानिक प्रावधान भारत की संविधान सभा ने कर दिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उन्होंने कर दिए किस प्रकार नागरिकता दी जाएगी, और सारे वे लोग आ गए जिनको नागरिकता प्रदान कर दी गई। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद जो यहाँ जन्म लेंगे भारत में, या इनके बाद कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, या इस जो नागरिकता से संबंधित जो अधिनियम थे उनको कठोर बनाने के लिए, इनकी प्रक्रिया को जटिल करने के लिए इनको एक पावर दी गई, इनको एक शक्ति दी गई। और इस शक्ति के तहत ही भारत की संसद ने पहला इस नागरिकता में प्रथम संशोधन किया। और ये प्रथम संशोधन विधेयक कौन सा है? आपके 1955 का नागरिकता संशोधन विधेयक। और आज इसी विधेयक पे हम चर्चा करेंगे। इस विधेयक के संबंधित जितने भी प्रावधान है इस पे चर्चा करेंगे। इस विधेयक में ही प्रावधान किया गया कि वो तो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों से संबंधित सारे आर्टिकल है ही, लेकिन वर्तमान में यदि किसी व्यक्ति को नागरिकता का क्या करना है, ग्रहण करना है, और यदि किसी व्यक्ति को नागरिकता का क्या करना है, त्याग करना है, इन दोनों पे भारत की संसद ने क्या बनाए, कानून बनाए। और इसी संशोधन अधिनियम जो 1955 का है, इस अधिनियम के तहत भारत की संसद ने इस अधिनियम में यह प्रावधान किए कि प्रत्येक व्यक्ति को पास जो नागरिकता ग्रहण के जो तरीके हैं वो कितने हैं, आपके 5। प्रत्येक व्यक्ति 5 तरीकों से नागरिकता का क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। और नागरिकता के त्याग के जो तरीके बताए हैं भारत की इस संसद ने, या इस अधिनियम में, आर्टिकल आपके 1955 का जो अधिनियम है इसमें, तो वह त्याग के कितने तरीके बताए, 3। आज का जो सेशन है वो इन 5 तरीके जो ग्रहण करने के हैं और 3 तरीके जिनसे नागरिकता का त्याग किया जाता है, इन दोनों बिंदुओं पे ही हम विस्तार से चर्चा करेंगे।
जो वर्तमान में है भारत में, उन पे हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। 26 जनवरी 1950 के बाद क्या 1955 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था, भारतीय संसद में पारित हुआ था, इसके बाद क्या नागरिकता से संबंधित वर्तमान तक के परिवर्तन हुए हैं, उनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो भारत के इस नागरिकता संशोधन अधिनियम में ये जो 5 तरीके बताए, ये कौन कौन से 5 तरीके हैं, इनके संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो ये जो 5 तरीके हैं वो हैं आपके, सबसे पहला तरीका है, सबसे पहला तरीका है, सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका 26 जनवरी 1950 के बाद कौन भारत का नागरिक होगा, इसके संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान करते हुए 1955 का अधिनियम कहता है कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो वह क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। यह सबसे पहला संवैधानिक प्रावधान है। और नागरिकता ग्रहण करने के दूसरा तरीका कौन सा है, तो दूसरा तरीका है आपके वंशानुगत। कौन सा तरीका है आपके, वंशानुगत। तीसरा तरीका है आपके पंजीकरण, आवेदन करके नागरिकता को प्राप्त करना, पंजीकरण। और किस तरीके से कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है, तो चौथा तरीका है आपके देशीकरण। और लास्ट तरीका जो है ये 1955 का अधिनियम जो ये निर्धारण करता है, और वह तरीका है आपके भूमि विस्तार द्वारा, भूमि विस्तार। तो ये 5 आधार हैं जो वर्तमान में प्रत्येक एक व्यक्ति को नागरिकता के ग्रहण करने के अधिकारों के संदर्भ में क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं। और ये 5 तरीके हैं जो नागरिकता के ग्रहण करने से क्या है, संबंधित हैं। तो 5 कौन कौन से आपको ध्यान रखने, सबसे पहला कौन सा तरीका है, जन्म से। दूसरा है आपके वंशानुगत। तीसरा है आपके पंजीकरण। चौथा है आपके देशीकरण। और 5वां जो तरीका वो कौन सा है, आपकी भूमि विस्तार। अब देखिए 3 तरीके ऐसे हैं जिनसे आप नागरिकता का क्या कर सकते हैं, त्याग। अब त्याग के कौन कौन से 3 तरीके, नागरिकता को किन 3 आधारों पर जिनका हम त्याग कर सकते हैं, तो ये 3 आधार, इन 3 आधारों का वर्णन भी कौन करता है, 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम। पहला जो आधार है त्याग का वो है स्वैच्छिक त्याग, स्वैच्छिक त्याग। आप स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये सबसे पहला तरीका है जो 1955 के अधिनियम में क्या है, वर्णित है। दूसरा जो तरीका है वो है आपके बर्खास्तगी, बर्खास्तगी। आपकी नागरिकता को बर्खास्त कब किया जाएगा, ये बर्खास्तगी जो है ये क्या है, आपके दूसरा आधार है जिससे आप नागरिकता का क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। और तीसरा जो आधार है वो है आपके वंचित करना, क्या है, वंचित। तो इन तीनों के आधार, ये जो नागरिकता के त्याग के 3 आधार हैं, इनके संदर्भ में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज ये जो 1955 का अधिनियम है, ये 2 जो आपके ग्रहण के तरीकों को बताता है, और ये 1955 का अधिनियम नागरिकता के त्याग के तरीकों को बताता है, जो वर्तमान नागरिकता के अधिकारों को परिलक्षित करने का कार्य करता है। इनके संदर्भ में क्या इस 1955 वाले अधिनियम में संशोधन नहीं हुए, बिल्कुल हुए। इस 1955 वाले अधिनियम में भी कमियां थी, उस कमियों को सुधारने के लिए इस नागरिकता के ग्रहण के तरीकों को या इसके त्याग के जो तरीके हैं, इनको जटिल बनाने के लिए, इनमें सुधार करने के लिए संसद ने बार बार इसमें संशोधन किए हैं। और ये संशोधन की प्रक्रिया कब कब संशोधन हुए, इनके संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। इनसे पहले हम बात करते हैं कि ये नागरिकता के 5 जो आधार हैं, इन 5 आधार के संदर्भ में क्या प्रोविजन है, क्या प्रावधान है, और नागरिकता के ये जो 3 जो त्याग के जो प्रावधान है,
ये 3 कौन कौन से हैं, इनके संदर्भ में भी हम क्या करते हैं, एकदम विस्तार से एक एक बिंदु पे एकदम समझते हुए, एक एक चीज को क्लियर करते हुए इसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो यहाँ आपको देखो समझना बहुत जरूरी है, वर्तमान की जो नागरिकता से संबंधित जो जुड़े प्रोविजन है उनको समझना जरूरी है। इसलिए आप एक एक बिंदु को क्लियर रखना, चीज़ों को समझना, सीक्वेंस में समझना और चीज़ों को नोट करना, ताकि आप इन चीज़ों को क्या कर सके, क्लियर कर सके। काफ़ी ये टॉपिक काफ़ी कंफ्यूजन वाला टॉपिक है आपके, इनसे संबंधित जो प्रावधान है उनसे संबंधित हर किताबों में इस टॉपिक से संबंधित जो भी हम जब संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ते हैं तो हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रावधान हैं। तो एक एक चीज को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या हुआ, तो हम चर्चा करते हैं सबसे पहले नागरिकता ग्रहण के जो 5 तरीके हैं उनके संदर्भ। नागरिकता 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 ग्रहण करने के जो 5 तरीके हैं उनके संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो क्या क्या नागरिकता ग्रहण करने से संबंधित प्रावधान है? तो सबसे पहला जो प्रावधान है वो नागरिकता ग्रहण का वो है जन्म से। जन्म से जन्म से किस प्रकार व्यक्ति को नागरिकता मिली है, इनके संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो नागरिकता ग्रहण करने का तरीका है वो कौन सा है? आपके जन्म से। जन्म से कोई भी व्यक्ति नागरिकता को क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। अब देखिए, अब जन्म से क्या डेट है यहाँ पे? 26 जनवरी 1950 के बाद। देखो 1950 में जो भारत के इंटरनल एरिया में थे उन सबको नागरिकता दे दी गई संविधान के आर्टिकल 5 के तहत। लेकिन 1950 के बाद जो जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं उनको नागरिकता कैसे मिली? तो 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 के पश्चात किसी भी व्यक्ति का जन्म कहां हुआ है? इस भारत भूभाग में हुआ है, इस भारत के क्षेत्र में हुआ है, तो वह भारत का क्या होगा? नागरिक होगा। भारत का नागरिक होगा। हमें भी नागरिकता किस आधार पर मिली है? हमें भी उस 1955 का जो पहला जो आधार है जन्म से, इसी आधार पर हमें क्या मिली है? भारत की नागरिकता मिली है। क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद की ये बात करता है, और हमारा जन्म जैसे 2000 में हुआ या 1999 में हुआ या 2001-5 में हुआ है, तो जन्म से ही हम भारत के क्या हो गए? नागरिक हो गए। क्योंकि ये 1955 का क्या अधिनियम जो है इसके संदर्भ में क्या करता है? प्रावधान करता है। अब देखिए, क्या जन्म से ये जो पहला हमें अधिकार दिया नागरिकता ग्रहण का, क्या इसका जो है आपके इससे संबंधित कोई समस्या नहीं आई भारतीय संसद के सामने? तो बिल्कुल आई। और क्या समस्या आई? क्या जन्म से नागरिकता देने पे भारतीय संसद के सामने समस्या सबसे पहले ये आई कि कोई भी बाहरी महिला, कोई भी विदेशी महिला, अब जन्म से वो नागरिक हो गया। आपने एक ऐसा प्रोविजन कर दिया इस 1955 वाले अधिनियम में। अब देखिए, आप समझिए इस चीज को। कोई विदेशी महिला जैसे घूमने आई आपके बिहार में, और घूमने यहाँ आई, भ्रमण यहाँ करने आई, तो बिहार में ही इन्होंने एक बच्चे को क्या दिया? जन्म दिया। अब आप कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का जन्म इस भारत के इंटरनल एरिया में हुआ है, भारत के आंतरिक क्षेत्र में हुआ है, तो वह व्यक्ति भारत का क्या होगा? नागरिक होगा। आंतरिक क्षेत्र में जिनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। भारत के जियोग्राफिकल एरिया में जिनका जन्म हुआ वो तो भारत का क्या होगा? नागरिक होगा। तो एक प्रॉब्लम आई हमारे सामने। ऐसे तो कोई भी शत्रु देशीय महिला जो यहाँ घूमने के लिए आएगी और यहाँ अपने बच्चे को जन्म देंगी, और जन्म के आधार पर वो देश की नागरिकता को क्या कर लेगा? प्राप्त कर लेगा।
तो इसमें संशोधन किया गया, और इसमें क्या संशोधन किया गया कि कोई भी बाहरी महिला जो भारत में घूमने के लिए आ रही हैं, या कोई बाहरी व्यक्ति जो भारत में घूमने के लिए आ रहा है, और उन बच्चे का जन्म यदि इस भारत के भू क्षेत्र में हुआ है, लेकिन उसको नागरिकता कब दी जाएगी, यानी क्या प्रावधान है इस जन्म से, किस प्रकार नागरिकता दी जाएगी। किसी भी बच्चे का जन्म, किसी भी बच्चे का जन्म कहाँ हो, भारत में, तो वह भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसका तो डिस्प्यूट हुआ। इसके लिए भारत की संसद ने इस 1955 के अधिनियम में संशोधन किया, और संशोधन करते हुए 1986 में नागरिकता संशोधन अधिनियम हुआ। और ये 1986 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम के जो प्रोविजन थे वो कब लागू हुए थे, 1 जुलाई 1987 में। और इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसमें प्रावधान किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, इसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है, भारत में जन्म लेता है, तो वह भारत का नागरिक होगा, तो वह भारत का नागरिक होगा। लेकिन उनके माता या पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो, कोई भारतीय नागरिक। यह प्रावधान कब किया गया, 1 जुलाई 1987 को, ताकि इसका क्या ना हो, इसका गलत फायदा ना उठाया जाए इस अधिकार का, जो जन्म से हमें नागरिकता का क्या देता है, अधिकार देता है। उदाहरण आपके सामने है। अब यहां देखो एक बंदिश लगी है कि भारत का नागरिक पहले से होना चाहिए। अब ये माता वाला कंसेप्ट भी बाद में आया, पहले तो ये प्रोविजन क्या था, केवल पिता क्या हो, भारत का क्या हो, नागरिक हो, तभी उनको क्या प्रदान की जाएगी, इस देश की नागरिकता प्रदान की जाएगी उस बच्चे को जिस बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, भारत में। तो ये चीजें हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको जन्म से संबंधित जो डाउट हैं वो आपको क्लियर रखने हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है, उन लोगों को क्या दे दी जाएगी, नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन उनके माता या पिता में से कोई क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, और वह अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। यह प्रावधान भी किया गया। अवैध प्रवासी वाला प्रावधान कब किया गया, 3 दिसंबर 2004 को यह प्रावधान किया गया कि इनके पास क्या होने चाहिए, अवैध प्रवासी नहीं होना। अब यह प्रावधान क्यों किया गया, अब भारत का कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है, पाकिस्तान में रह रहा है या बांग्लादेश में रह रहा है, और पाकिस्तान की किसी महिला से शादी करता है, और वह पाकिस्तान की महिला कहाँ आती है, भारत में, जैसे सीमा हैदर आई। अब उस महिला के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उस महिला के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और क्या उस महिला से जो बच्चे जन्म लेंगे उनको नागरिकता मिलेगी? डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, उनके पास वीजा नहीं है। अब उनके पास ना डॉक्यूमेंट है ना ही वीजा है, तो वो किस प्रकार के प्रवासी हैं, वो अवैध प्रवासी। तो उनसे जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो ये प्रावधान भी किया गया, यानी कोई बाहरी महिला यहां भारत में आकर किसी बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसके पास क्या होने चाहिए, डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अवैध प्रवासी वो नहीं होना चाहिए, उसके पास वीजा होना चाहिए, या उनके पास उस देश की नागरिकता के क्या होने चाहिए, डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो ये सारे प्रावधान भी आपके सबसे पहली जो प्रक्रिया है आपके जन्म से, इस प्रक्रिया
को क्या करते हैं, इस प्रक्रिया के संदर्भ में क्या करते हैं, संवैधानिक प्रावधान करते हैं। अब देखिए आगे, दूसरा कौन सा तरीका है जिससे नागरिकता प्राप्त की जाती है इस 1955 वाले अधिनियम में? दूसरा तरीका है आपके वंशानुगत, वंशानुगत या रक्त संबंध के आधार पर, रक्त संबंध के आधार पर, रक्त संबंध के आधार पर। जो व्यक्ति, अब इन रक्त संबंध के आधार पर या वंशानुगत के आधार पर किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी? यहां कोई व्यक्ति जो विदेश में चला गया है, भाई भारत में आपके रोजगार के साधन, रोजगार के साधन साधन के लिए, रोजगार के साधन के लिए कोई व्यक्ति कहां चला गया? विदेश चला गया। विदेश गया वीजा लेकर, है वो भारत का नागरिक, लेकिन वीजा लेकर कहां गया है? विदेश गया, जिसे हम कह सकते हैं एनआरआई, नॉन रेजिडेंटल इंडिया। निवास नहीं कर रहा है भारत में, केवल वीजा लेकर जो व्यक्ति रोजगार के लिए बाहर गया है, जो व्यक्ति शिक्षा के लिए बाहर गया है, कोई व्यक्ति अपनी कंपनियों को बाहर जो है आपके लगा रहा है, और बहुत सारे लोग जो वीजा लेकर भारत से क्या रह रहे हैं? बाहर रह रहे हैं। लेकिन वो है कहां के नागरिक? भारत के नागरिक, वहां के नागरिक नहीं है। वहां केवल क्या लेके रह रहे हैं? वीजा लेके रह रहे हैं। और इनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, एनआरआई, नॉन रेजिडेंटल इंडिया। अनिवासी भारतीय, है वो भारतीय, लेकिन भारत में उनका निवास नहीं है, वो वीजा लेकर कहां रह रहे हैं? बाहर रह रहे हैं। अब उन्होंने वहां कार्य किया है 25-30 साल तक, उन्होंने वहां रोजगार किया, या अपने कंपनियां, या उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा जो है आपकी। अब वो व्यक्ति कहां आना चाहते हैं उनसे, अब व्यक्ति वो कहां आना चाहते हैं? भारत में। अब वो तो भारत के नागरिक है ही, क्योंकि वो तो वीजा लेकर रह रहे हैं। क्या उनसे जन्म लेने वाले बच्चे भारत के नागरिक होंगे जिनका जन्म इस भारत की भूमि में नहीं हुआ है, भारत के इंटरनल एरिया में नहीं हुआ? देखो पहला बिंदु तो यही कह रहा है कि जिसका जन्म भारत के इंटरनल एरिया में हुआ है वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन उनके माता या पिता में से कोई एक भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए, और अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। लेकिन जो भारत से बाहर वीजा लेकर है तो वो भारत के नागरिक, वो तो पहले से भारत के नागरिक हैं, क्योंकि वो केवल वीजा लेकर भारत से रह रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा है, किसी बच्चे को जन्म वह देता है, उन बच्चे का जन्म भारत के इंटरनल एरिया में नहीं हुआ, लेकिन कहां हुआ है? बाहर हुआ है। क्या वह बच्चा भारत का नागरिक होगा? तो वह बिल्कुल होगा भारत का नागरिक। वह भारत का नागरिक होगा। और भारत का नागरिक किस आधार पर यह प्रावधान था? उनका पिता यदि भारत का नागरिक है, उनका पिता यदि एनआरआई, यानी केवल पुरुष जो यहां से बिजनेस करने के लिए बाहर गया है, और उनसे किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो वह बच्चा भारत का क्या हो जाएगा? नागरिक हो जाएगा। लेकिन कोई महिला के संदर्भ में यहां कोई प्रावधान नहीं थे, महिला के संदर्भ में यहां पे प्रावधान नहीं किए, इसलिए इसके संदर्भ में विरोध भी हुआ। और विरोध के बाद में एक संशोधन हुआ नागरिकता में, और संशोधन के माध्यम से माता या पिता, यदि कोई यहाँ से महिला भी बाहर बिजनेस के लिए गई है और वहाँ किसी विदेशी पुरुष से वो विवाह कर लेती हैं, और उनसे बच्चे का जो जन्म होगा वो बच्चा किसका नागरिक होगा? भारत का नागरिक। और पुरुष भी बाहर गया है और विदेशी महिला से विवाह कर लेता है, तो उन दोनों से उत्पन्न होने वाला व्यक्ति भी, बच्चा भी किसका नागरिक होगा? भारत का नागरिक होगा। दोनों के लिए रास्ता क्या रखा? खुला। लेकिन प्रारंभिक केवल किस आधार पर था? 1955 में क्या प्रावधान थे? केवल पिता, केवल पिता वह नागरिक होगा। अब देखिए इनसे संबंधित क्या संशोधन हुए? तो इनसे संबंधित सबसे पहला जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था वो हुआ था आपके 10 दिसंबर 1992। 10 दिसंबर 1992 में प्रावधान किया गया कि माता व पिता दोनों
जो बाहर विदेश गए हैं और दोनों से किसी बच्चे का जन्म हुआ है, माता भारतीय है, पिता विदेशी है, पिता भारतीय है लेकिन माता विदेशी है, इन दोनों स्थितियों में यदि किसी बच्चे का जन्म हुआ है, ये प्रावधान कब किया गया? 10 दिसंबर 1992 में। तो वह बच्चा भी किसका नागरिक होगा? भारत का नागरिक होगा। ये प्रावधान भी आपके 10 दिसंबर 1992 में, आपके 1955 वाले अधिनियम में क्या क्या संशोधन किया और इसमें क्या क्या परिवर्तन किया। अब उस बच्चे को भारत की क्या दे दी जाएगी? नागरिकता दे दी जाएगी। वह बच्चा भारत का नागरिक होगा। अब सीधी सी बात है, प्रारंभ में क्या प्रावधान था? केवल पिता, इसलिए इनका विरोध हुआ कि ये तो भाई पितृसत्तात्मक है। क्या महिलाएं बाहर विदेश नहीं जा सकती रोजगार के लिए? ये तो पितृसत्तात्मक सोच है, इसलिए विरोध हुआ। इस 1955 वाले अधिनियम का आंदोलन हुए और आंदोलन के बाद एक सुधार किया 1992 में 10 दिसंबर। अब महिलाओं को भी अधिकार दे दिया, आप भी किसी बाहरी पुरुष से विवाह करती हैं, विदेशी पुरुष से, तो आपको भी, आपसे उत्पन्न होने वाला जो बच्चा है वह भी भारत का नागरिक होगा। और क्या प्रावधान किया गया? इसमें एक और संशोधन हुआ, और दूसरा संशोधन हुआ था आपके 3 दिसंबर आपके 2004 में। 3 दिसंबर 2004 में संशोधन करते हुए भारत की संसद ने यह प्रावधान किया कि जिन भारतीय माता से या जिन भारतीय पिता से किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह भारत का नागरिक होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके लिए क्या शर्त है? इसके लिए शर्त तय की 3 दिसंबर 1904 को संशोधन करते हुए कि एक वर्ष के भीतर जो दूतावास है उस दूतावास को क्या देना पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? सूचित करना पड़ेगा। तो ये दोनों संशोधन जो वंशानुगत या रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है, नागरिकता ग्रहण करने के जो तरीके हैं उनसे संबंधित है। पहला संशोधन 1992 में और दूसरा संशोधन 3 दिसंबर 2004 को लागू होता है। एक जो माता पिता दोनों के संदर्भ में प्रावधान करता और दूसरा प्रावधान करता है इस एक वर्ष की अवधि के संदर्भ। बाहर रह रहे हैं, बच्चे का जन्म हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन हर देश में हमारा दूतावास है, उस दूतावास को क्या देनी पड़ेगी? सूचना। और इस दूतावास के माध्यम से भारत के केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह उस बच्चे को क्या दे? भारत की नागरिकता। तो ये संवैधानिक प्रावधान जो आपके, ये दूसरा जो आधार है जो 1955 में नागरिकता के ग्रहण करने के तरीकों के संदर्भ में क्या करता है? संवैधानिक प्रावधान करता है। अब बढ़ते हैं आगे। तीसरी कौन सी प्रक्रिया है जो नागरिकता को प्राप्त करने के संबंध में प्रावधान करता है? तीसरी प्रक्रिया है पंजीकरण के द्वारा। तीसरी जो प्रक्रिया है वो नागरिकता ग्रहण करने की, वो कौन सी है? पंजीकरण करके या क्या करके? आवेदन। अब ये प्रक्रिया किन पे लागू होती है? पंजीकरण की ये प्रक्रिया लागू होती है PIO पे। PIO का मतलब क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, इसका सीधा सा हिंदी अर्थ है भारतीय मूल के विदेशी नागरिक। भारतीय मूल के विदेशी नागरिक, भारतीय मूल के विदेशी, ऐसे लोग जिन्होंने किसी भी देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है, उन लोगों को हम क्या कहेंगे? विदेशी। लेकिन है वो कहां के? उनका उद्भव जो है वो कहां से हुआ है? इंडियन ओरिजिन से हुआ है। वो किस उद्भव के हैं? भारतीय उद्भव के। भारतीय उद्भव के वे जो इंडियन ओरिजिन या भारतीय उद्भव के जो लोग हैं उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। उन PIO जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन किस आधार पर उनको नागरिकता दी जाएगी? उनको दी जाएगी पंजीकरण के आधार पर। किस आधार पर दी जाएगी? पंजीकरण के आधार पर दी जाएगी। अब ये पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है? कोई व्यक्ति जो 100 साल पहले इस भारत देश को, भारत भूभाग को छोड़कर बाहर चला गया है, अमेरिका की नागरिकता को उन्होंने ग्रहण कर ली है, उन्होंने कनाडा की नागरिकता ग्रहण कर ली या इंग्लैंड की नागरिकता ग्रहण कर ली। अब वह व्यक्ति
अब वापिस उनके उस व्यक्ति से संबंधित जो उनके परिवार के जो लोग हैं, उनके बच्चे या उनके पोते जो हैं, वो वापिस भारत में आना चाहते हैं। अब वापिस भारत में आना चाहते हैं तो वो क्या है, वो तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो एक समय भारत के ही क्या थे, नागरिक थे। उन लोगों के लिए क्या प्रावधान किए, उन लोगों के लिए नागरिकता ग्रहण की जो प्रक्रिया रखी, वो कौन सी प्रक्रिया की, पंजीकरण की प्रक्रिया रखी। वो व्यक्ति भी भारत के नागरिक हो सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। और ये आवेदन कब होगा, आपका आवेदन कब स्वीकृत होगा? आपके आवेदन स्वीकृत होने से पहले आपको 7 वर्ष तक इस भारत में क्या करना पड़ेगा, निवास। 7 वर्ष तक निवास, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो भारत को छोड़कर बहुत साल पहले बाहर चला गया, चाहे विश्व के किसी भी भूभाग में गया है, और उसकी ही पीढ़ी 2-3 पीढ़ियां उन्होंने वहां गुजार ली हैं, अब वो चाहते हैं कि मुझे यहां से जाना चाहिए। क्या उन व्यक्तियों के लिए भारत की इस भागदौड़ ने, क्या इस संशोधन अधिनियम जो 1955 का उनके लिए मार्ग खुले रखे? बिल्कुल रखे। वो तो पहले हमारे ही हुआ करते, वो लोग इसी भूमि से संबंधित हुआ करते। उन लोगों को भी नागरिकता ग्रहण करने के संबंधित हमारे भारतीय के इस 1955 वाले अधिनियम में संवैधानिक प्रावधान किए गए। और क्या प्रावधान किए गए कि उनको क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा, और आवेदन करने से पहले कितने वर्ष तक यहाँ निवास करना पड़ेगा, 7 वर्ष तक इनको क्या करना पड़ेगा, निवास करना पड़ेगा। और 7 वर्ष तक निवास करने के बाद में क्या होगा, आवेदन होगा, और इसके बाद इनको क्या दी जाएगी, स्वीकृति दी जाएगी, और स्वीकृति देने के बाद इनको क्या मिलेगी, यहाँ की नागरिकता मिलेगी। अब 7 वर्ष यहाँ टुकड़ों में रह सकता है, यहाँ 2 वर्ष रहा, फिर 1 वर्ष वापिस विदेश रहा, ठीक है। लगातार निरंतरता की कोई आवश्यकता नहीं है। 7 वर्ष में क्या है, निरंतर कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई उनको निरंतर 7 वर्ष यहाँ रहना पड़ेगा। 2 वर्ष रहा लेकिन 1 वर्ष विदेश में रह गया, वापिस 2 वर्ष यहाँ रहा, 1 वर्ष विदेश में रह गया, इस प्रकार भी रह सकता। लेकिन अंतिम जो 7 वर्ष है, 7 वर्ष उनको रहना है। 6 वर्ष उन्होंने वो रह लिया भारत में, टुकड़ों में रह गया, वह निरंतर नहीं रहा है, निरंतरता उनकी नहीं रही रहने में। लेकिन जो अंतिम 1 वर्ष है, अंतिम 1 वर्ष में उनको या निरंतर क्या करना पड़ेगा, निवास करना पड़ेगा। अंतिम 1 वर्ष निरंतरता जरूरी, निरंतरता क्या है, जरूरी। ये तीसरा प्रावधान था जो नागरिकता ग्रहण करने के तरीकों को बताता है। पंजीकरण के द्वारा जो PIO है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो आवेदन करना पड़ेगा, और आवेदन की अवधि क्या है, 7 वर्ष तक। उसके बाद उसके आवेदन को स्वीकृति मिलती है और उनको क्या मिल जाती है, नागरिकता। और ये नोट वाली बात ये याद रखना कि निरंतरता की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंतिम 1 वर्ष जो है, इस अंतिम 1 वर्ष में निरंतरता क्या है, आवश्यक। तो ये बिंदु भी, आपके तीसरा बिंदु भी जो नागरिकता के ग्रहण से संबंधित था, वो क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से 2 प्रोविजन है जो नागरिकता ग्रहण के तरीकों को बताते हैं। चौथा जो नागरिकता ग्रहण का तरीका है वो है देशीयकरण। देशीयकरण या मैं कह सकता हूं प्राकृतिकरण। कोई विदेशी यहां घूमने आया, कौन घूमने आया, विदेशी। कोई विदेशी किसके लिए आया, घूमने के लिए। लेकिन उस विदेशी जो यहां घूमने के लिए आया, उसको इस देश से क्या हो गया, प्रेम हो गया। इस देश की जो संस्कृति थी, इस देश की संस्कृति से वो घुल मिल गया। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा देश ही ऐसा है, विविधताओं से भरा हमारा देश है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के मंदिर, यहाँ की बोली, यहाँ के लोगों का रहन सहन, यहाँ का पहनावा, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की लोगों में जो प्रेम और स्नेह है। कोई विदेशी महिला या कोई विदेशी पुरुष इस भारत देश में केवल भ्रमण करने के लिए आए हैं, और यहाँ की संस्कृति ने उनके मन को मोह लिया। यहाँ के
यहाँ से, इस भौगोलिक क्षेत्र से, इस ज्योग्राफिकल एरिया से उनको प्रेम हो गया, इस भारत की संस्कृति से उनको प्रेम हो गया, यानी उनका क्या हो गया, देशीकरण हो गया। था वो विदेशी, लेकिन यहाँ से प्रेम होने के कारण, यहाँ की संस्कृति से प्रेम होने के कारण उस व्यक्ति का क्या हो गया, आपके देशीकरण हो गया, उस व्यक्ति का देशीकरण हो गया। वह व्यक्ति जो विदेशी था वो अब क्या बन चुका है, देशी बन चुका है। बहुत सारे आप देख सकते हैं विदेशी लोग जो हमारे कृष्ण भक्ति में लीन हो गए और यहाँ वृंदावन में ही रहने लग गए हैं, उनका क्या हो गया, देशीकरण हो गया। आप राजस्थान में भी बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, और जो यहाँ घुल मिल गए, यहाँ के कल्चर को उन्होंने अपना लिया और यहाँ पर भी वो रहना क्या हो गए, प्रारंभ हो गए, उनका देशीकरण हो गया, जो क्या थे, विदेशी थे। क्या इनके लिए भी नागरिकता के मार्ग या नागरिकता के संदर्भ में ऐसे कोई प्रावधान है जिसके कारण ये यहाँ की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इनके लिए क्या प्रावधान है? तो इनके लिए जो प्रावधान किए गए वो ये किए गए कि कोई भी व्यक्ति देशीकरण के द्वारा भी नागरिकता को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उनको भारत में 14 वर्ष और एक अवधि है 12 वर्ष, उनको यहाँ क्या करना पड़ेगा, निवास। या तो उनको 14 वर्ष या आपके 11 वर्ष, 12 नहीं सॉरी 11 वर्ष, 11 वर्ष तक यहाँ इनको क्या करना पड़ेगा, निवास करना पड़ेगा। और निवास कर लिया इन्होंने, उसके बाद ये क्या करेगा, आवेदन। और आवेदन करने के 1 वर्ष बाद में उनको क्या दे दी जाएगी, नागरिकता। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, देशीकरण के द्वारा उन विदेशियों को नागरिकता दी जाती है जिनको इन भारत भूमि से प्रेम हो गया है, लेकिन उनको भी किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, आवेदन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और यहाँ रहना आपका, सरकार को लगा 14 वर्ष इनको रखना है, सरकार को यह लग गया, भारत सरकार को या यहाँ के जो अधिकारी हैं नागरिकता से संबंधित के 11 वर्ष में भी उनको ये लग गया कि वास्तव में ये भारत की संस्कृति से घुल मिल गया, ये देशीकरण के द्वारा जो शर्तें हैं इन्होंने पूरी कर ली हैं, इनको नागरिकता दे देनी चाहिए। तो उनका क्या कर दिया जाता है, आवेदन। और आवेदन करने के पश्चात, आवेदन के पश्चात 1 वर्ष बाद में इनको क्या दे दी जाती है, भारत की नागरिकता क्या कर दी जाती है, दे दी जाती। तो ये विदेशियों को भी भारत की नागरिकता। लेकिन क्या क्या शर्तें इनके लिए रखी, क्या क्या शर्तें, तो इन शर्तों के संदर्भ में भी आपको ध्यान रखना है। तो पहली शर्त है कि 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं, 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दे रखी हैं, और कितनी भाषाएं दे रखी हैं 8वीं अनुसूची में, 22 भाषाएं दे रखी हैं। उन 22 भाषाओं में से एक भाषा का इनको क्या होना चाहिए, ज्ञान, एक भाषा का ज्ञान, पहली बात। दूसरी जो शर्त है वो क्या है, उनको निष्ठा की क्या लेनी होगी, शपथ, इस देश के प्रति निष्ठा। क्योंकि हमने जब इस देश में नागरिक की परिभाषा जब हम पढ़ी, उस नागरिक की परिभाषा में हमने सबसे पहले यही बात पढ़ी कि वह व्यक्ति जो इस देश के प्रति क्या रखता हो, निष्ठा, वही भारत का क्या है, सच्चा नागरिक है। तो निष्ठा की उनको क्या लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी, निष्ठा की शपथ लेनी पड़ेगी। 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं का उन्हें क्या होना चाहिए, एक भाषा का उन 22 भाषाओं में क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। वह इस देश में साहित्य, कला या किसी भी क्षेत्र में आपके उनकी क्या होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। इस प्रकार ये कुछ बिंदु इन्होंने तय किए देशीकरण के द्वारा जो नागरिकता ग्रहण के जो तरीके हैं, उस तरीके को भी हमने पढ़ा है। ये चौथा ऐसा तरीका है जो देशीकरण के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करता है। ये भी आपके 1955 वाले अधिनियम से संबंधित ये चौथा प्रोविजन है, चौथा प्रावधान है। अब लास्ट बिंदु पे हम चर्चा करते हैं कि और कौन सा तरीका है जिससे 1955 के अधिनियम के द्वारा क्या की जाती है, नागरिकता प्रदान की जाती है। तो 5वां जो तरीका है वो कौन सा है, आपके लास्ट और 5वां तरीका कौन सा है, आगे बढ़ते हैं, इसी के संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो 5वां जो बिंदु है वो है आपके
भूमि विस्तार, भूमि विस्तार, या मैं कह सकता हूं क्षेत्र समाविष्ट, क्षेत्र समाविष्ट। आज भी भारत ने किसी, हमारे पड़ोसी जो देश हैं उनके किसी भूमि को अधिग्रहित कर दिया है। संविधान की संसद ने आर्टिकल 2 का प्रयोग करते हुए जो भारत का एक्सटर्नल एरिया है, जो बाह्य क्षेत्र है, उस बाह्य क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लेता है, तो क्या वहां रहने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो बिल्कुल प्रदान की जाएगी। और ये 1955 का 5वां ये प्रोविजन है, 5वां ये प्रावधान है। उन लोगों को किसी भी आवेदन की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वह भारत का क्या हो चुके हैं, हिस्सा। उनको भी भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। और ये अंतिम, ये नागरिकता ग्रहण करने का क्या है तरीका। तो भूमि विस्तार या क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा भी व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। और ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं। जैसे हमने पांडिचेरी जो था, इस पांडिचेरी का क्या क्या अधिग्रहण किया। तो पांडिचेरी जो किसके अधीन में था? आपके फ्रांस के अधीन में था। बहुत सारे क्षेत्र हैं, माए करिकाल आपके यमन। 1961 में जब इनको हमने आपके 1962 में भारत में शामिल किया, तो यहां रहने वाले सभी लोगों को हमने क्या दी? नागरिकता दी। आप देखते हैं कि गोवा और जो दमन दीव था, दमन दीव, और तीसरा जो क्षेत्र था वो था आपके दादरा नागर हवेली, नागर हवेली। 1961 में हमने इनको भी आपके किससे आजाद करवाया था? पुर्तगाल से। तो क्या यहां रहने वाले लोगों को नागरिकता मिली? तो बिल्कुल मिली, 1955 के अधिनियम के तहत मिली है। और तीसरा, आप सबको पता है, संविधान के 35 अमेंडमेंट एक्ट और 36 अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने सिक्किम, जो भारत का पहले हिस्सा नहीं था, इंटरनल एरिया था, इंटरनल एरिया नहीं था, एक्सटर्नल एरिया था, और इसको भी भारत की संसद ने आर्टिकल 2 का प्रयोग करते हुए इसका भी क्या कर दिया? अधिग्रहण कर दिया। इस पे भी अब भारत का कब्जा हो गया। तो सिक्किम में रहने वाले नागरिक जो व्यक्ति थे, उनको भी क्या दे दी गई? नागरिकता दे दी। तो ये सबसे लास्ट बिंदु है जिससे प्रत्येक नए क्षेत्र का यदि समाविष्ट हो जाता है, तो उन नए क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी नागरिकता मिल दी जाएगी। आज भी यदि पाकिस्तान का कोई प्रांत यदि भारत उस पर कब्जा कर लेता है, तो वहां रहने वाले सभी लोगों को क्या प्रदान कर दी जाएगी? नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। और ऐसे उदाहरण आपके सामने हैं, चाहे पांडिचेरी की बात करें, गोवा, दमन दीव, दादरा नागर हवेली की बात करें, या फिर सिक्किम की बात करें, यहाँ सब, इन सब भू भागों में रहने वाले लोगों को क्या प्रदान कर दी गई? नागरिकता प्रदान कर दी। तो ये सारी बातें आपके नागरिकता के ग्रहण से संबंधित हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि नागरिकता त्यागने के कौन कौन से तरीके। तो त्याग के कितने तरीके हैं? 3। नागरिकता को त्यागने के कितने तरीके हैं? 3। कौन कौन से 3 तरीके हैं? सबसे पहला है आपके स्वैच्छिक त्याग। स्वैच्छिक, स्वैच्छिक त्याग, जो व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता को क्या कर देता है? त्याग देता है। वह दूसरे देश की नागरिकता को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। तो वह भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। तो स्वैच्छिक त्याग, स्वेच्छा से त्याग, स्वेच्छा से त्याग, स्वेच्छा से। तो स्वैच्छिक त्याग करता है तो इस देश की नागरिकता को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। स्वैच्छिक त्याग से इनकी जो नागरिकता है वो स्वतः ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। स्वतः ही समाप्त, स्वतः ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो ये सबसे पहला। दूसरा है बर्खास्तगी। नागरिकता बर्खास्तगी कब होगी नागरिकता की? तो बर्खास्तगी जो होगी वो, हम यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, नागरिकता को
ग्रहण कर लेता है, करता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती। आप भारत के नागरिक हैं और आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है, तो स्वतः ही उसकी नागरिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। क्यों समाप्त हो जाती है? क्योंकि भारतीय नागरिकता से संबंधित जो भाग 2 है वो कहीं पर भी दोहरी नागरिकता के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान नहीं करता है, इसलिए आप दो देशों की नागरिकता एक साथ नहीं रख सकते। तो क्या व्यक्ति स्वेच्छा से त्याग कब नहीं कर सकता? यह भी नोट वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि युद्ध के समय ऐसा नहीं कि आप स्वैच्छिक त्याग कर दें। युद्ध के समय आप किसी भी देश की नागरिकता का त्याग नहीं कर सकते हैं, तो परित्याग नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो आपकी नागरिकता बर्खास्त कब कर दी जाएगी? या परित्याग या बर्खास्तगी, परित्याग आपके नागरिकता का हो जाता है, वो आपके दूसरा तरीका है त्याग का, और तीसरा है आपके वंचित करना। आपको नागरिकता से क्या कर दिया जाता है? वंचित। अब वंचित किन किन को किया जाता है ये आपको ध्यान रखना। जिन लोगों ने नागरिकता किस आधार पर ली है? पंजीकरण के आधार पर। और जिन लोगों ने किस आधार पर नागरिकता ली है? देशीकरण के आधार पर। इन दोनों आधारों पर जिन लोगों ने नागरिकता ली है, या ये लोग नागरिकता की लेने की जो अवधि है, आवेदन की जो अवधि है वो चल रही है, तो इस लोगों को नागरिकता से क्या किया जा सकता है? वंचित किया जा सकता है। इनको किस आधार पर वंचित किया जा सकता? या तो इन्होंने पंजीकरण के दौरान अपने कैसे डॉक्यूमेंट रखे, फर्जी डॉक्यूमेंट इन्होंने नागरिकता को प्राप्त करने के लिए पेश किए, और डॉक्यूमेंट की जांच के दौरान यदि ऐसा पाया गया कि पंजीकरण देशीकरण के द्वारा जो नागरिकता ग्रहण कर रहे व्यक्ति उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट पेश किए, तो उन व्यक्तियों की नागरिकता को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, आवेदन की अवधि से पहले वो यहाँ रह रहे हैं, अभी तक उनका आवेदन हुआ नहीं नागरिकता के लिए, और उस आवेदन की प्रक्रिया के दौरान यदि कोई व्यक्ति 2 वर्ष से अधिक सजा प्राप्त कर लेता है, 2 वर्ष से अधिक सजा प्राप्त कर लेता है, तो उस व्यक्ति की नागरिकता को भी क्या कर दिया जाता है? उस व्यक्ति को भी नागरिकता से क्या किया जाता है? वंचित कर दिया जाता है। तीसरा क्या प्रोविजन है? तीसरा प्रोविजन है बिना सूचना के लंबी अवधि तक, बिना सूचना के लंबी अवधि तक विदेश में रहना। एक व्यक्ति जो यहां से गया वीजा लेकर, और वीजा की अवधि उनकी पूरी हो गई और कोई सूचना नहीं, वो बाहर रह रहा है, तो उनकी नागरिकता भी क्या कर दी जाती है? समाप्त कर दी जाती है। वह व्यक्ति जो आवेदन की अवधि के दौरान, या आवेदन उनका होना अभी तक नागरिकता के लिए, वो पंजीकरण के द्वारा 7 वर्ष की उस टेन्योर में रह रहा है, अवधि में रह रहा है, या 14 या 11 वर्ष के टेन्योर में रह रहा, उस दौरान उसको 2 वर्ष से अधिक सजा हो जाती है, और फर्जी डॉक्यूमेंट उन्होंने पेश किए, तो भी उसकी नागरिकता से उनको क्या किया जा सकता है? वंचित किया जा सकता। और चौथा जो है, उन्होंने किसका अनादर किया है? संविधान का क्या किया है? अनादर किया। तो संविधान का अनादर करने पर भी आपकी नागरिकता को, आपको नागरिकता से क्या किया जा सकता है? वंचित किया जा सकता। तो ये नागरिकता के त्याग के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। तो आज के इस सेशन में हमने नागरिकता ग्रहण करने के जो 5 तरीके हैं, जन्म से, विरासत में, वंशानुगत या रक्त संबंध के द्वारा, दूसरा, तीसरा आपके पंजीकरण के द्वारा, चौथा देशीकरण के द्वारा, और 5वां जो तरीका था नागरिकता ग्रहण का वो था भूमि विस्तार या क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। और 3 तरीके जो वंचित करने के थे, आपके त्यागने के थे, इसमें हमने पढ़ा सबसे पहले स्वैच्छिक त्याग, दूसरा बर्खास्तगी, और तीसरा है वंचित करना। तो ये 5 तरीके जो ग्रहण करने के हैं और ये 3 तरीके जो नागरिकता को त्यागने के हैं, इन सभी 5 तरीकों और 3 तरीके जो त्यागने के, इनके संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान करने वाला जो संशोधन अधिनियम है वो है आपके 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम। आज की हमारी यही हेडिंग थी। इन 1955 वाले अधिनियम के संदर्भ में हमने विस्तार से चर्चा की। आशा उम्मीद करता हूं कि ये जो 5 नागरिकता को ग्रहण करने के तरीके हैं इनके संदर्भ में, और नागरिकता को त्यागने के जो
3 तरीके हैं इनके संदर्भ में, एक एक चीज़ आपके, एक एक डाउट आपके क्लियर हुआ होगा। और अगले वाले सेशन में नागरिकता से जुड़े जितने भी विवादित जो विषय हैं, जो संशोधन हैं, उनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण था और आप इस चैनल से जुड़िए। एक एक चीज़, एक एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के जितने भी आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। आपके नियमित रूप से हम आपके इन जो जितने भी भारत के जो संविधान के भाग हैं, उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। आप इस चैनल से जुड़िए, इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ते रहिए आगे, अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए। एकदम धन्यवाद। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं।